वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम थ्योरी से लेते हैं और 10 क्वेश्चन है वो हम टीचिंग मेथड से है वो लेते हैं। इसी प्रकार हमारी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर है ये क्वेश्चन है वो आएंगे। तो हम सीधा शुरू करते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस में अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो वायरस के अंदर है वो अनुवांशिकी पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है। तो हमें पता है कि वायरस के अंदर है वो पाया जाता है डीएनए और आरएनए है वो वायरस के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा पाया जाता है वायरस के अंदर? पाया जाने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास केवल आरएनए, बी ऑप्शन है केवल डीएनए, सी ऑप्शन है हमारे पास आरएनए व डीएनए दोनों। तो जो वायरस में पाया जाने वाला पदार्थ होते हैं आरएनए व डीएनए हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हल्दी का खाने योग्य भाग है। ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है बीज पत्तर, डी ऑप्शन है भ्रूण कोश। तो हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है वो जड़ होती है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया किनसे बनता है। ए ऑप्शन है हृदय से, बी ऑप्शन है प्लीहा से, सी ऑप्शन है यकृत से और डी ऑप्शन है मस्तिष्क से। तो य से यूरिया और य से यकृत। तो यूरिया बनता किससे है? वो बनता है यकृत से। सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मानव में ग्लूकोज स्तर का बढ़ना कहलाता है। तो मानव के अंदर है वो ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइपर ग्लाइसीमिया है वो कहलाता है। हाइपर ग्लाइसीमिया है वो हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन के अंदर है। ए ऑप्शन में है हाइपोग्लाइसीमिया, बी ऑप्शन में है हाइपरग्लाइसीमिया। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हाइपरग्लाइसीमिया है वो कहलाता है मानव में ग्लूकोज का जब स्तर बढ़ता है तो उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक जो कोशिका विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है सीवी स्वानसन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और डी ऑप्शन है रोडोल्फ विर्चोव। तो आधुनिक का जनक पूछा है हमें, तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है सीवी स्वानसन को है वो कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। जबकि जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने कोशिका की ये है वो खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की है वो इन्होंने खोज की थी। फिर जो रोडोल्फ विर्चोव है इन्होंने बहुत सा जो नई जो सेल्स होती हैं उसका निर्माण है वो पुरानी सेल्स से होता है, इस टाइप से है वो इन्होंने बताया। अरस्तु है इन्होंने बहुत से जो सिद्धांत है वो भी दिए हैं और इन्हें जो फादर भी है वो कहा जाता है, जूलॉजी का फादर है वो अरस्तु को है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस बल के कारण मथे जाने पर दूध से मक्खन निकलता है। यानी कि कौन सा बल ऐसा है जब हम दूध से है वो मक्खन निकलता है। तो ये बल होता है ए ही ऑप्शन अपकेंद्रीय बल है वो इसके अंदर आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जब दूध से मक्खन निकलता है तो वो अपकेंद्र बल के कारण है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है। तो ये मैंने जब आपको क्लास है वो पढ़ाई थी तो बताया था कि घरेलू तारों का जो संयोजन है
वो होता है समांतर क्रम के अंदर। इस क्वेश्चन का है वो बी और सी नंबर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, समांतर क्रम के अंदर है वो होता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आयतन कोण व परावर्तन कोण का मान होता है। तो आयतन और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो परावर्तन के नियम में आयतन और परावर्तन कोण का मान है वो बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, ए नंबर ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है। प्रयोगशाला जो तापमापी है इसका परिसर कितना होता है ये हमसे पूछा है। ये ऑप्शन हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन है हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। और डी ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस। तो प्रयोगशाला जो तापमापी का परिसर होता है वो माइनस के अंदर आता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1937 को, बी ऑप्शन है 1939 को, सी ऑप्शन है 1927 को और डी ऑप्शन है 1911 को। तो भारत के अंदर रेडियो प्रसारण की शुरुआत है वैसे तो मानी गई है जून 1923 को, बट ऑप्शन में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 1937, 1939, 1927। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा 1927 के अंदर है वो रेडियो प्रसारण की है वो शुरुआत है वो मानी गई है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एलपीजी सिलेंडरों में रिसाव होने पर गंध आ सके इसके लिए उसमें मिलाया जाता है, यानी कि जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी उसमें गंध आ सके इसके लिए है वो कौन सी गैस है वो मिलाई जाती है ताकि हमें पता चल सके कि जो सिलेंडर है वो लीक हुआ है। तो ये मिलाई जाती कौन सी है? मरकैप्टन है वो मिलाई जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए, बी और सी, डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमें दिया गया है मरकैप्टन, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण है। ए नंबर ऑप्शन है आवर्ती, बी है वेग, सी है आयाम और डी है उपरोक्त सभी। तो जो ध्वनि तरंगा का अभिलक्षण के रूप में आवर्ती भी आती है, वेग भी आता है और आयाम भी आता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि प्रभात तारा का सांध्य तारा किस ग्रह को कहते हैं? प्रभात तारा का जो सांध्य तारा है वो किस ग्रह को कहा जाता है? ए ऑप्शन है शुक्र ग्रह, बी ऑप्शन है शनि ग्रह, सी ऑप्शन है बुध ग्रह और डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो इस सांध्य ग्रह है वो प्रभात तारा का वो शुक्र ग्रह को है वो कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन का निर्माण निम्न का बहुलीकरण है। ए ऑप्शन है स्टायरीन का, बी ऑप्शन है मेथेन का, सी ऑप्शन है एथिलीन का और डी ऑप्शन है एथेन का। ये ऊपर नीचे है वो हो जाते हैं कई बार जब टाइप करते हैं तो स्टायरीन, मेथेन, एथिलीन और एथेन। तो किसका ये बहुलीकीकरण होता है पॉलीथीन? तो ये होता है एथिलीन का बहुलीकीकरण। तो इस क्वेश्चन का है वो एथिलीन है वो आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है? तो मोम की तरह है वो नरम होने वाली धातुएं कौन कौन सी होती है? जो लिथियम है, पोटेशियम है, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम और
सोडियम जो धातुएं होती है ये कैसी होती है, ये मोम की तरह होती है और इनको आसानी से है वो हम काट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन पोटेशियम। वैसे जो पोटेशियम और सोडियम दोनों ही धातुएं हैं ये होती है नरम धातुएं और इनको आसानी से है वो काटा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सोडियम और पोटेशियम है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि परमाणु का जो आकार है वो बड़ा होगा, छोटा होगा, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो परमाणु की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसका जो आकार है वो उतना ही बड़ा होगा। मान लो त्रिज्या है छोटी है तो उसका आकार भी है वो छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में जो त्रिज्या है वो निर्भर होती है। तो इस क्वेश्चन में है वो हमारे पास सी नंबर जो ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल किसका साधारण नाम है। तो एथेनोइक अम्ल है वो ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। एसिटिक जो अम्ल है इसका साधारण नाम है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो निष्क्रिय है वो होती है। तो जो निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, तो सब सारी गैसें हैं वो एक साथ है वो हम देख लेते हैं कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन जो गैसें होती हैं वो निष्क्रिय है वो गैसें होती हैं। तो इस क्वेश्चन में है वो हमें क्रिप्टॉन है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। यानी निष्क्रिय गैस होती कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये 6 गैसें ऐसी है जो निष्क्रिय गैसें होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, क्यों क्षति है वो ताजमहल को पहुंच रही है। ए ऑप्शन है यमुना में बाढ़ से, बी ऑप्शन है अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन द्वारा, सी ऑप्शन है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ताजमहल को क्षति पहुंचने का मुख्य कारण क्या है कि जो मथुरा का जो तेल शोधनशाला से निकले जो धुआं प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, इससे ताजमहल को है वो क्षति है वो पहुंच रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो थ्योरी से संबंधित थे। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथड से संबंधित। साइंस जो टीचिंग मेथड है उस टीचिंग मेथड से संबंधित है ये क्वेश्चन है वो होंगे। तो हम चलते हैं हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन कि भावात्मक पक्ष के पर्याप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो किसने दिया था। ए ऑप्शन है ब्लूम ने, बी ऑप्शन है सिम्पसन ने, सी ऑप्शन है कर्थवाल ने और डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो ब्लूम ने दिया ज्ञानात्मक, सिम्पसन ने दिया था क्रियात्मक और भावात्मक दिया था कर्थवाल ने। हमसे पूछा है तो भावात्मक उद्देश्य सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रियात्मक पक्ष के पर्याप्त उद्देश्यों में शामिल नहीं है, यानी क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है वो हमसे पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन है नियंत्रण, बी ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन है स्वाभाविकरण, डी ऑप्शन है समायोजन। तो नियंत्रण होता है, स्वाभाविकरण होता है और समायोजन है वो होता है। बी नंबर जो ऑप्शन है ये आता है भावात्मक पक्ष से संबंधित। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ये आता है किसके अंदर है, ये आता है भावात्मक पक्ष के अंदर। जो क्रियात्मक पक्ष है इसके अंदर आता है उद्दीपन, कार्य करते हैं वो नियंत्रण आता है इसके अंदर, संयोजन आता है, स्वाभाविकरण आता है और आदतों का निर्माण है वो इसके अंदर क्रियात्मक पक्ष से है वो आता है। तो ये था इस क्वेश्चन में है वो 22 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि के है वो कितने चरण होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो जो अधिकतर जो विधियां होती है उनके चरण होते हैं 6। तो समस्या समाधान जो विधि है इसके चरण है 6। 6 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की आवश्यक तत्व है। ए ऑप्शन है शिक्षक एवं शिक्षार्थी होते हैं प्राथमिक स्तर पर। बी ऑप्शन है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम होता है और सी ऑप्शन है शिक्षण विधियां एवं अधिगम वातावरण ये भी होता है। तो इस क्वेश्चन का है वो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का पहला चरण है, शिक्षण का जो फर्स्ट चरण है वो कौन सा होता है। पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, बी ऑप्शन है पहले से योजना बनाना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना। तो सबसे जो फर्स्ट उद्देश्य है वो हमसे पूछा है, तो सबसे पहला उद्देश्य है, सबसे पहले है वो शिक्षक है वो योजना बनाएगा फर्स्ट वाले दिन की क्या पढ़ाना है और क्या है वो नहीं पढ़ाना। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के उपागम है, विद्यार्थी के जो पाठ्यक्रम के उपागम है वो कौन कौन से होते हैं। क्रिया केंद्रित उपागम होता है, अनुभव केंद्रित उपागम होता है, विषय वस्तु केंद्रित उपागम है वो भी होता है। तो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, यानी निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है वो कौन सा होता है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाना, बी ऑप्शन है कमजोरियों को दूर करना, सी ऑप्शन है उपचारात्मक सुझाव देना और डी ऑप्शन है ये सभी। निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो हमसे पूछा है, तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कमजोरियों को है वो दूर करना, विद्यार्थियों की जो कमजोरियां होती है उनको दूर किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न है वो क्या होता है। विश्वसनीय नहीं होता, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ नहीं होता, सी ऑप्शन है वेद नहीं होता और डी ऑप्शन है विभेदकारी नहीं है। तो विश्वसनीय तो होगा ही, अगर कोई किसी भी विद्यार्थी द्वारा है वो क्वेश्चन है वो दे दिया जाता है तो विश्वसनीय है, यानी उसका करेक्ट आंसर है। वस्तुनिष्ठ मतलब एक ही आंसर है, इस आंसर के है वो अलग अलग उत्तर है वो नहीं आएंगे। सी ऑप्शन हमारे पास वेद नहीं है, तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में है वो वेदता भी है वो होगी और विभेदकारी नहीं है। हाँ, डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। विभेदकारी का मतलब है कि इसके द्वारा है वो हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये मंदबुद्धि है या प्रतिभाशाली है या फिर जो सामान्य बालक है। अगर हम बोल दें कि दो बालक को पूछें कि कितने होते हैं तो सब बालकों का जो आंसर है वो 4 आएगा। तो इसके कारण है वो हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि बालक है वो किस टाइप का बालक है, प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, इस टाइप से वो हम पता नहीं लगा सकते। तो डी नंबर आंसर है वो आ जाएगा, विभेदकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एपिडोस्कोप कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो एपिडोस्कोप है वो कहाँ प्रयोग है वो लाया जाता है। ए ऑप्शन है मैदान में, बी ऑप्शन है अंधेरे कमरे में, सी ऑप्शन है छाया में और डी ऑप्शन है सूर्य की रोशनी में। तो एपिडोस्कोप है वो अंधेरे कमरे के अंदर है वो प्रयोग में है वो लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, अंधेरे कमरे में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और इस जो वीडियो का है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है। शिक्षण कार्यों में सुधार हेतु, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रमों में सुधार हेतु, सी ऑप्शन है हमारे पास बालकों की
उपलब्धि का स्तर जानने हेतु, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कार्यों हेतु। तो जो मूल्यांकन है वो आवश्यक कैसे है, सभी कार्यों के लिए है वो मूल्यांकन आवश्यकता है, शिक्षण में सुधार के लिए आवश्यक है, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यकता है, और बालकों की उपलब्धि का स्तर जानने हेतु है वो आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का है वो डी नंबर ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन है वो हमारे खत्म हो गए, आज 30 क्वेश्चन थे हमारे। तो आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।